जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, जो कि फिलहाल में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से चुनावी माहौल आए हैं तब से ये विषय जो है, जब से नियम पारित हुआ है, चुनावी माहौल में रंग भरने का काम कर रहा है। इसके 5 साल पहले की हम बात करें तो 5 साल पहले भी जब चुनावी माहौल आया था तब भी ये विषय जो था चर्चा का विषय था, और अब जो चुनावी माहौल आया है उसमें भी ये टॉपिक जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों इसको लाया गया? जैसा कि थंबनेल आपको दिख रहा है कि CAA क्या है, CAA किस पर लागू होगा, CAA की क्या चुनौतियां हैं और उसको कौन लागू कर रहा है, क्यों लागू कर रहा है, और इसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट है, क्या क्या टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे के सारे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CAA का फुल फॉर्म तो सब लोग रट लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब जबकि नाम में ही संशोधन लगा हुआ है तो यानी इसके पहले भी कुछ अधिनियम लाए गए होंगे जिसको ही संशोधित करके इस बार 2024 में इसको पारित किया गया है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले कि हम फिलहाल के नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में बात करें, हम इससे पहले की कुछ पृष्ठ बातें जो हैं वो चर्चा में लाएं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इससे पहले कुछ एक्ट जो आए थे वो क्यों इसको क्यों बदलना पड़ा, इसके लिए हमको पिछली वाली बातें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को संसद को कुछ अधिकार दिए गए। नागरिकता के संबंध में संसद को कुछ अधिकार दिए गए जिसको संघ सूची में शामिल किया गया। उस अधिकार के अंतर्गत संसद ने क्या किया, 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया। कौन सा नियम लागू किया? संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया। नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया। इस नियम के अंतर्गत क्या था? इस नियम के अंतर्गत ये था कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में अपनी नागरिकता चाहता है तो वो कुल 4 से 5 तरीकों से भारत में अपनी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहला कि वो भारत में पैदा हुआ हो, यानी उसका जन्म स्थल क्या हो, भारत हो, जन्म हुआ हो भारत में। दूसरा, अगर उसका जन्म ना हुआ हो तो उसके पहले उसके वंश में किसी का जन्म भारत में हुआ हो, यानी वो जिस वंश में पैदा हुआ हो उसका वंश किसका हो, भारत का हो। इस तरीके से भी उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। तीसरा, पंजीकरण के माध्यम से। तीसरा, वो पंजीकरण करवा सकता है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। और चौथा जो है वो भारत में विस्तारित निवास के कारण, यानी वो बहुत लंबे समय से भारत में रह रहा हो, जिसको हम बोलते हैं प्रकृतिकरण। बहुत लंबे समय से भारत में रह रहा हो तब जाके भी उसको भारत की नागरिकता क्या हो सकती है, मिल सकती है। तो ये कुल 4-5 तरीके थे जो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, इन 4-5 तरीकों से किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती थी। अब क्या है आगे? बीजेपी सरकार के कुछ मंत्रियों, जैसे अमित शाह का मेन रोल रहा है इसमें, तो बीजेपी के कुछ मंत्रियों ने किया कि 1955 को 2019 में क्या कर दिया, संशोधित कर दिया। हालांकि इसके पहले भी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन इसको मंजूरी जो है कि 2019 में मिली थी। और सबसे पहले की भी बात करें तो सबसे पहले 2016 में सबसे पहले इस अधिनियम के संशोधन के लिए विधेयक पेश किया गया था। सबसे पहले विधेयक कब पेश किया गया? 2016 में। 2019 में 17वीं लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा फिर से ये अधिनियम का जो विधेयक है वो दोबारा से पेश किया गया और यहीं पे इनको मंजूरी मिल गई थी। सवाल ये उठता है कि पिछले वाले अधिनियम को चेंज करने की जरूरत क्या थी? देखिए, CAA द्वारा किसे नागरिकता मिलेगी, इसका फुल फॉर्म स्लाइड में दिया हुआ है। संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों, जिसमें किसको किसको शामिल किया गया है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं शामिल किया गया है? इसी पे छिड़ी है भारी बहस
कि मुस्लिमों को क्यों नहीं शामिल किया गया है, और नागरिकता देने के लिए धार्मिक दृष्टिकोण क्यों अपनाया गया है। तो इसके पीछे भी जिसने ये नियम पारित किया है उसके पीछे उनका एक विशेष लॉजिक है। उस लॉजिक के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्यों 3 ही देश को चुना गया, क्यों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को ही चुना गया। क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो मैक्सिमम जो कम्युनिटी है वो है मुस्लिम कम्युनिटी, और मैक्सिमम कम्युनिटी होने की वजह से जो उसमें अल्पसंख्यक गैर धार्मिक उनके थे, जैसे कि पाकिस्तान में अगर हिंदू हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, धर्म ईसाई हैं, इनको जो है धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। यानी उनको जबरन मुस्लिम धर्म में धर्म परिवर्तन कराया जाता था, या फिर उनके साथ धार्मिक, मानसिक, फिजिकल सब तरीके से क्या होती थी, उत्पीड़न होती थी। तो इसी सब बातों को ध्यान रखने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया है, CAA को लाया गया है, जिसपे धार्मिक दृष्टिकोण पर विशेष प्रकाश डाला गया है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इसमें मैक्सिमम कम्युनिटी जो है वो है मुस्लिम कम्युनिटी, और इसी की वजह से जो अन्य अल्पसंख्यक कम्युनिटी है उनके साथ बहुत ज़्यादा धार्मिक उत्पीड़न होता था। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि CAA क्यों लाया गया है, क्योंकि किसी भी नागरिक को धार्मिक उत्पीड़न का सामना न करना पड़े, वो जब भी चाहे तो जहाँ पे भी वो कंफर्टेबल है वहाँ पे आके रह सकता है, एज एग्जाम्पल इंडिया में। ठीक है, दूसरी बात कि आ गया है तो CAA किस पर लागू होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, CAA क्या है, तो ये एक प्रकार का एक्ट है। तीसरी बात इसमें है CAA किस पर लागू होगा, तो चलिए इसको भी देखते हैं, किस पर लागू होगा किस पर नहीं। तो ये गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों पर खास करके लागू होगा, जिसमें 6 समुदाय के लोग हैं, वो भी किस देश के, मेनली 3 देशों के। वो देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि CAA में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो CAA में 3 देश शामिल हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। और इनमें से किन 6 समुदायों को सेलेक्ट किया गया है, अल्पसंख्यक समुदायों को, तो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। इस कानून के जरिए इन लोगों को भारतीय नागरिकता तभी मिलेगी जब वे 31 दिसंबर 2014 को या फिर उससे पहले भारत में आए हों, या तो 31 दिसंबर 2024 को आए हो या फिर उससे पहले। उसके बाद अगर कोई भारत में आया हो और वो CAA के लिए अप्लाई करता है तो वो पूरी तरीके से क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। यानी कि सीधी सीधी कहने की बात है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले ही अगर कोई भारत में आकर रह रहा है तभी उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है, अन्यथा मिल नहीं सकती। CAA भारतीय संविधान के तहत 6वीं अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, जिसमें से कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इन्हीं सब राज्यों की जो जनजाति हैं इनके ऊपर CAA लागू नहीं होता। क्यों? देखिए, अब तक आपके 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, CAA का फुल फॉर्म क्या है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। दूसरा कि किसके द्वारा लाया गया है, तो लाया गया है केंद्रीय, यानी किसने प्रस्तुत किया है, तो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कब प्रस्तुत किया गया था, तो 11 दिसंबर 2019 को 17वीं लोकसभा में पारित किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। तीसरी बात कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इसमें किन किन देशों के नागरिकों को शामिल किया जाएगा, तो 3 देशों के नागरिकों को शामिल किया जाएगा। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा बांग्लादेश। चौथा, इसमें कौन कौन सा राज्य शामिल नहीं है या फिर किस किस राज्य की जनजातियां शामिल नहीं हैं, तो इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों की जनजातियां शामिल नहीं हैं। क्यों शामिल नहीं हैं, इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि पहले जब पाकिस्तान और भारत का डिवीज़न हुआ था तो बहुत सारे जो गैर भारतीय थे वो आकर के कहाँ बस गए थे, भारत में आकर के बस गए थे, जिनमें कि मुस्लिम भी शामिल थे। लेकिन यहाँ पे CAA में तो मुस्लिम लोगों की बात की नहीं गई है। तो सरकार का ये मानना है कि जो मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम थे, जो कि बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से पलायन कर करके भारत में आ गए थे, वे मुस्लिम बड़े बड़े शहरों में, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब में जाकर के बस गए हैं। तो इसीलिए इन लोगों को CAA के तहत शामिल नहीं किया गया है। तीसरा कि इनर लाइनर परमिट, ये क्या होता है। इनर लाइनर परमिट जो होता है वो होता है एक दस्तावेज होता है
इस दस्तावेज के द्वारा क्या किया जाता है, यानी कि ILP में आने वाले क्षेत्रों को भी CAA में शामिल नहीं किया गया, उनको भी क्या कर दी गई है, छूट दे दी गई है। तो ILP क्या होता है भाई, इनर लाइनर परमिट। ये क्या होता है, एक आधिकारिक दस्तावेज होता है। जैसे हमें पैन कार्ड बनवाना पड़ता है, आधार कार्ड बनवाना पड़ता है, वैसे ही क्या है, एक दस्तावेज होता है जो कि किसी भी भारतीय नागरिक को, जो कि क्या करता है, किसी भी भारतीय नागरिक को किसी सीमित अवधि के लिए किसी संरक्षित क्षेत्र में आंतरिक यात्रा की अनुमति देता है। सीधे तौर पे कहें तो क्या, आंतरिक यात्रा की अनुमति देता है। जैसे हम नॉर्मली किसी पार्क में जाते हैं तो हमें टिकट देना पड़ता है और उस पार्क के खुलने का और बंद होने का कुछ समय होता है। तो वैसे ही कुछ राज्य जो हैं उन्होंने ILP लगा के रखा हुआ है कि अगर आपको उनके राज्य में आंतरिक यात्रा करनी है तो आपको ILP बनवाना पड़ेगा, जो कि एक आधिकारिक दस्तावेज होता है, यात्रा दस्तावेज होता है। अगर ये दस्तावेज आपके पास है तभी आप उस राज्य में सीमित अवधि के लिए उसके आंतरिक यात्रा कर सकते हैं। और इस दस्तावेज को लागू करने वाले 3-4 राज्य हैं, जिसमें से आते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो ये 3-4 राज्य हैं जिन्होंने ILP लगा के रखा हुआ है, तो इन्हें भी CAA के अंदर क्या दी गई है, छूट दे दी गई है। CAA के सपोर्ट में भी कुछ लोग हैं और CAA के असहमति भी जताते हुए कुछ लोग हैं। तो इसकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहला तो संवैधानिक चुनौती ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहा है, ऐसा आलोचकों का मानना है। अनुच्छेद 14 क्या है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ये बताया गया है कि राज्य सरकार या फिर कोई भी सरकार या फिर राज्य खुद किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती, यानी कि वो सबको समान अधिकार देगी। तो क्योंकि यहाँ पे CAA में मुस्लिमों को बाहर कर दिया गया है, तो ये भी एक संवैधानिक दृष्टि से क्या है, आलोचक के अनुसार ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कि कानून के समानता के अधिकार की गारंटी देता है और धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो यहाँ पे संवैधानिक चुनौती ये हो जाती है। दूसरी बात कही गई है कि मताधिकार से वंचित होने की संभावना, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है फिलहाल के चुनावी मामले में। विरोध करने वाले लोगों का यह डर है कि CAA और दोषपूर्ण NRC, ये बात और ये शब्द दोनों नोट कर लीजिएगा, NRC आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। NRC का संयोजन कई नागरिकों को मताधिकार से वंचित कर सकता है जो अपने दस्तावेज साबित करने में असमर्थ रहेंगे। और ये बात बिल्कुल सही भी है। क्यों सही है, वो जनता आप क्या करेगी जिसके पास कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है, जिसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो भारत का ही नागरिक है और वो इतने साल पहले ही भारत में आ चुका है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जिन भारतीयों के पास या फिर जिन नागरिकों के पास कोई भी प्रमाण नहीं है किसी आधिकारिक तौर पर, अगर NRC आ गया तो उन सभी का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे, जो बहुत सालों से भी भारत में रह रहे हैं लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। अभी गांव में ही आप देखें तो बहुत लोगों के पास प्रमाणिक तौर पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है कि जिसको वो दिखा के बता सकें कि हाँ हम भारत के नागरिक हैं और बहुत सालों से ही भारत में रह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है NRC का रिपोर्ट। NRC क्या है, यहाँ पे देखिए, अगस्त 2019 में जारी असम NRC के अंतिम मसौदे से 19.6 लाख से अधिक लोगों को इससे बाहर कर दिया गया था। यानी 19 से अधिक लोगों को क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया था NRC रिपोर्ट के द्वारा। अब ये NRC क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो कि CAA से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रिलेटेड हैं। पहला तो जान लीजिए NRC क्या होता है। NRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि भारत में कितने लोग लीगल और कितने लोग इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं। और ये इलीगल और लीगल का पता कैसे चलता है, डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीगल है और जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो इलीगल है। NRC का फुल फॉर्म नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। इसका काम क्या है, भारत में लीगल तथा इलीगल तरीके से रह रहे भारतीयों का पता लगाना और वो डाटा जा करके क्या बताना, सरकार को बताना। ठीक है। दूसरी जो टर्म है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है NPR। क्या, NPR। अब NPR क्या है,
इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, वही आपके लिए काफ़ी रहेगा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये हर मतलब भारत में जो कोई भी रह रहा है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो, उसका केवल डाटा तैयार करना, जो कि कितने महीने से, 6 महीने से भारत में अगर रह रहा है तो उसको भी भारत का प्रवासी न बता करके क्या बताया जाएगा, रहवासी। कोई भी व्यक्ति जो विदेश का हो, अफगानिस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो भारत में 6 महीने से या फिर उससे अधिक समय अवधि से रह रहा है तो उसको भारत का रहवासी कहा जाएगा और उसका डाटा ले जा करके सरकार को बताया जाएगा। ये काम होता है एनपीआर रिपोर्ट का। तो सीएए जान लिया, एनपीआर जान लिया, एनआरसी जान लिया। लास्ट जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे कौन कौन सी कट ऑफ है जो कि सीएए ने लागू की है, वो भी जान लीजिए। शैक्षणिक प्रमाणता, शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी जिसको बोलते हैं, यानी भारत के किसी स्कूल में पढ़े हों, पहचान पत्र हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, कोई भारत में आपकी भूमि हो उसका रिकॉर्ड हो सकता है, कोई दस्तावेज ऐसा जो आपको भारत का नागरिक सिद्ध कर सकता है, जैसे वोटर आईडी। ये सब दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तीसरा कि इन दस्तावेजों को चेक कौन करेगा। ये दस्तावेज तो आपने फॉर्म भरते टाइम या फिर अप्लाई करते टाइम डाल दिया, इसको चेक करने के लिए कुछ महान समितियों का गठन किया जाएगा, जो कि इनका क्या करेंगे, आकलन करेंगे और इसमें पता लगाएंगे कि आपके दस्तावेज जो है वो फर्जी हैं या सही हैं। तो कुछ समितियां हैं जो निचले स्तर पे भी कुछ समितियों का गठन किया जाएगा और उच्च स्तर पे भी कुछ समितियों का गठन किया जाएगा। निचले स्तर पे जो समितियां हैं वो हैं कौन कौन सी, डाक विभाग, दूसरा जनगणना अधिकारियां, जनगणना अधिकारी, तीसरा इंटेलिजेंस ब्यूरो, और उच्च स्तर पे कि डाक विभाग की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां भी शामिल रहेंगी। जिला स्तरीय समितियां जो कि अपने अपने जिलों के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके सरकार को भेजेंगी। तो ये था ऑल अबाउट सीएए के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।